करण जौहर के पास क्या पैसे खत्म हो गए हैं कि वो हॉलीवुड में, मतलब जो ऑस्कर अवार्ड्स जो है अमेरिका में होते हैं, वहां पर वो रिव्यूअर्स को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो ऑस्कर का प्रोसेस है कि वहां पर जब फिल्म जाती है, कोई भी विदेशी फिल्म, बल्कि वहां की भी फिल्में जो होती है, उनको काफी कुछ मैनेज करना पड़ता है। और करण जौहर की ये बात मैं इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म होम बाउंड इस साल जो है इंडिया से ऑस्कर की एंट्री थी, और वाकई अच्छी फिल्म थी। इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से ऐसी फिल्म का आना, जिसके डायरेक्टर नीरज घेवान थे, तो वाकई मतलब ये एक होता है ना कि आपको चौंकाता है, और ये अच्छा वाला मतलब पॉजिटिव ढंग से चौंकाता है। तो ये फिल्म थी और मैंने इसको देखा भी था, इसका रिव्यू भी किया था। और वाकई पिछले साल की अगर बेस्ट टॉप 3 फिल्मों को देखें जो बॉलीवुड ने या हिंदी सिनेमा ने प्रोड्यूस की थी, तो उसमें आप निश्चित रूप से होम बाउंड को रखेंगे। लेकिन ये फिल्म, और अच्छा फिर हुआ ये कि ये फिल्म गई भी ऑस्कर में, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन जो था वो बिल्कुल सटीक था। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जैसा 2025 में हुआ था कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट जैसी फिल्म पायल कपाड़िया की, जो मतलब बहुत टॉप मोस्ट रेटेड थी 25 में, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी खूब तारीफ हो रही थी, वो फिल्म दावेदार थी। लेकिन भेजा किसको? आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस से जो फिल्म आई थी उनकी एक्स वाइफ की, लापता लेडीज, तो पहली बार हो गई थी। और ये फिल्म कम से कम होम बाउंड जो है एटलीस्ट लास्ट 15 तक गई। तो ये चयन प्रक्रिया जो है उसका भी, लेकिन खैर मैं करण जौहर की ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये वहां फिल्म लेके गए हैं, और ठीक है ये बात सही है कि वहां भी प्रचार प्रसार करना पड़ता है, वहां भी एक पीआर लेना पड़ता है, फिर उसके अलावा बहुत तरह के शो आयोजित करने पड़ते हैं, क्रिटिक्स को बुलाना पड़ता है, आपको एक एक आदमी को पकड़कर फिल्म दिखाना पड़ती है, फिर उससे कहना पड़ता है कि इसका रिव्यू करे, और जो मेंबर्स होते हैं ऑस्कर कमेटी के वोट करें, मतलब एक अलग ही तरह का वो पूरा प्रोसेस है। तो करण जौहर जो बॉलीवुड में सब मैनेज कर लेते हैं, वहां मैनेज क्यों नहीं कर पाए? क्या उनके पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया है, या फिर वाकई मतलब जिस तरह से बॉलीवुड में वो कर लेते हैं, यहाँ का जर्नलिज्म इतना सस्ता है, मैं कहूंगा कि वो तो खुद ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को निकाल लाते हैं रिव्यूअर्स के रूप में, और उनसे 4 और 5 स्टार अपनी फिल्म को दिलवा लेते हैं कि जिनको कोई जानता ही नहीं है। और करण जौहर कह चुके हैं हम खुद भी नहीं जानते कि ये आदमी कौन है, लेकिन ये करण जौहर का एक मैनेजमेंट जो है। तो एक तरीके से ये बॉलीवुड की उस सोच के ऊपर एक करारा तमाचा भी है, ये जो पूरा प्रोसेस है वहां का ऑस्कर के लिए, कि देखिए आप यहाँ चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं सोचा इस पर आपसे बात करना चाहिए कि करण जौहर की फिलॉसफी क्या है। और जिन दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार इतना थोड़ी कोई खर्चा लगता होगा, तो मैंने वो सब चीजें भी देखी, निकाली, तो मतलब वो 100, 150, 125 करोड़ इस तरह इतना तक जा सकता है। तो खैर हम उस पर भी बात करेंगे। तो इतना आसान नहीं है ऑस्कर के लिए, अगर वहां आपकी फिल्म सिलेक्ट भी हो जाती है तो आप अपनी फिल्म को ले जाएं और आप प्रमोट कर लें, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट मांगता है, जो कि इस फिल्म के या जो भी फिल्में इंडिया में बनती हैं और जो जाती हैं उनके बजट से कई बार वो बहुत ज्यादा होता है। और एक रोचक बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है। जब अगर किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए वो नॉमिनेट करती है अपनी एंट्री के रूप में, तो पैसा देती है, लेकिन वो पैसा कितना होता है? एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये उतना पैसा होता है। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हालांकि मुझे दुख हुआ, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये खबर आई कि यार होम बाउंड जो है इस रेस में अब नहीं रही, और टॉप 15 के बाद में टॉप 5 में वो जगह नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे पसंद आई थी फिल्म, और मैं चाहता था कि ये फिल्म आगे जाए। जिस तरह से इस फिल्म में हालांकि कोरोना का दौर दिखाया गया है 2019-20 वाला, तो किस तरह से यूथ जो है हमारा आज, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उसको फेस कर रहा है, टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वो किस तरह से बेरोजगारी के चक्कर में, जाति और धर्म की लड़ाइयों में जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गई, और एक अलग किस्म का जाल बुन चुका है, उसमें कैसा वो फंसा हुआ है, और किस तरह से वो सब कुछ खो रहा है, उसके हाथ से चीजें निकल रही है, और उसपे जो कोरोना का बैकड्रॉप था। तो कुल मिला के ये फिल्म बहुत अच्छी थी, और मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को, क्योंकि आपने नहीं देखा हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब ये अलग बात है कि ठीक है ऑस्कर तक ये फिल्म वहां जाके भी टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। अगर टॉप 5 में भी आती तो हमें बड़ी खुशी होती कि चलिए फाइनल राउंड तक गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि करण जौहर आगे भी इस तरह की फिल्मों या मतलब इस तरह की कहानियों को सपोर्ट करेंगे। जो नीरज घेवान जैसे डायरेक्टर हैं उनको वो सपोर्ट करें। करण जौहर ही क्यों, यशराज फिल्म्स को क्यों नहीं करना चाहिए, साजिद नाडियाड वालों को क्यों नहीं करना चाहिए, टी सीरीज को क्यों नहीं करना चाहिए। ये वो प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो हर साल जो है वो सैकड़ों करोड़ रुपए फिल्मों वैसी फिल्मों में लगा देते हैं जिनका मतलब फ्राइडे रिलीज हो तो सैटरडे को कोई पूछने वाला नहीं होता है।
जिसके प्रमोशन में इनको करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देना पड़ते हैं। जबकि होमबाउंड जैसी फिल्में या जो इंडिपेंडेंट सिनेमा बन रहा है इंडिया में, जो वाकई अच्छा कंटेंट बनाता है, ये उन फिल्मों को क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? मुझे लगता है करना चाहिए। ये एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन हाउसेस को उठानी चाहिए। आप बड़े बन गए ना, आप जनता के पैसे से ही बड़े बने हैं, आप अपने घर से नहीं लाए थे। तो आपको अपना सिनेमा जो जो इंडियन सिनेमा है, जो और उसमें भी हिंदी का ये सिनेमा जिसमें वो पूरे पोटेंशियल है कि आगे तक जा सकता है, आपकी हिंदी फिल्मों का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है, इंडियन फिल्म्स का नाम रोशन कर सकता है। तो ये चीज है, तो ये दुखद तो था। लेकिन बात यह है कि करण जौहर का जो ये एक जो उनकी थिंकिंग है और जिसको वो बाकायदा खुलेआम बोल भी चुके हैं कि हम तो मैनेज कर लेते हैं भाई, जब हमारी फिल्म आती है, फिल्म के स्टार लेना, उसकी स्टार रेटिंग लेना, अच्छे रिव्यू लिखवा लेना। तो मैंने कुछ पुरानी चीजें निकाली, मैं आपको ज्यों की त्यों जो खुद उनके मुंह से उन्होंने कही थी। एक साउथ का एक चैनल है यूट्यूब पर, तो उस पर उन्होंने ये बातें कही थी। वहां एक राउंड टेबल कन्वर्सेशन हुआ था उसको लेके। तो पहले तो ये बात करते हैं कि भाई करण जौहर क्या मानते हैं, मतलब उनकी बॉलीवुड के मीडिया के बारे में क्या सोच है। और ये तो बॉलीवुड का जो मीडिया है उसको खत्म करने में करण जौहर जैसे लोगों और इनकी जो पीआर टीम्स होती, जिन पीआर के साथ ये लोग काम करते रहे हैं, करण और इंक्लूडिंग बाकी भी मतलब बॉलीवुड के प्रोड्यूसर जो सो कॉल्ड बड़े हैं, क्योंकि इन्होंने तो छोटों को भी खत्म कर दिया है। तो किस तरह से इन्होंने और पीआर ने मिलकर मीडिया को खत्म कर दिया, उसके बाद ये एक तरीके से उसका मखौल उड़ाते हैं, कह रहे हमें तो जरूरत नहीं, हम तो खरीद लेते हैं। तो पहले इनकी सोच जो है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये 2 साल पहले का मामला है, 2024 का, जनवरी 2024, मतलब तो 26 आ गया है। मैं आपके सामने दैनिक भास्कर की खबर पढ़ देता हूं जिसका हेडिंग है, फिल्म का फेक रिव्यू और रेटिंग कराते हैं करण जौहर, खुलासा कर कहा हमने ऐसे क्रिटिक्स ढूंढे हैं जो खुद अपना नाम नहीं जानते थे। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, मतलब कि आप कबूल भी रहे हैं और आप इस काम को कर रहे थे। अब जो खबरें जो है वो ये कह रही है कि करण जौहर ने खुद ये चीजें बताई और उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने फ्लॉप फिल्में बनाई, उन्हें पता होता है कि मैं कैसी फिल्म बना रहा हूं। दरअसल जब आप एक क्रिएटिव फील्ड में है, तो जब आप कुछ भी रचते हैं तो बाहर आप उसमें कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि आप 30-35 साल से इस बिजनेस में है और आप तो फिल्म फैमिली से आते हैं। आपको पता है आपने क्या बनाया, कैसा बना, और आप जानते हैं कि फिल्म फ्लॉप होने वाली। लेकिन फिर वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि फ्लॉप फिल्में बनाई तो नेगेटिव रेटिंग से बचने के लिए नकली रिव्यू करवाए, झूठे रिव्यू करवाए, झूठी रेटिंग ली, जिससे कि लोगों पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े। मतलब लोग तो फिल्म देखने से पहले रिव्यू देखते हैं, और आजकल जो स्टार रेटिंग का पिछले 2-1 दशक में चलन आया है, तो वो देखते हैं अरे इस फिल्म को कितने स्टार मिले। कोई ये नहीं बात करता है कि अच्छा ये फिल्म कैसी है, कितने स्टार दिए, कितने स्टार मिले। तो ये समझ गए कि ये नब्ज है। तो करण जौहर ने गलाटा प्लस जो राउंड टेबल कन्वर्सेशन हुआ था, उस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ भाई, मैंने धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले मैंने बुरी फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन फ्लॉप के डर से खुद उन्होंने और अपनी पीआर टीम के साथ मिलकर झूठी तारीफें करवाई। अब उनका कोट यहां पर यह है कि कई बार हमारी पीआर टीम नकली लोगों को भेजती है। सोचिए, एक बार फिर इसको याद करने की जरूरत है कि कैसे बॉलीवुड का जो पीआर जो है प्रोड्यूसर के साथ मिलकर जो है जर्नलिज्म को खत्म करता है, और कैसे दर्शकों को ठगता है, कैसे दर्शकों से झूठ बोलता है। तो उन्होंने कहा कि कई बार हमारी पीआर टीम नकली लोगों को फिल्म की तारीफ करने के लिए भेजती है। कई बार हम अच्छा वीडियो दिखाना चाहते हैं तो हम उनसे कहते हैं जाकर बोल दो। आपने देखे होंगे वो वीडियो जो थिएटर्स के बाहर से आते हैं कि बहुत भीड़ है, या इवन जर्नलिस्ट भी है, आम ऑडियंस भी है, तो एक वीडियो आ गया कि भाई इस फिल्म के बारे में दर्शक क्या कह रहे हैं, रिव्यूअर क्या कह रहे हैं, तो सब लोग आके उसके बारे में बढ़िया बढ़िया तारीफ करते हैं। ये कौन लोग हैं? करण जौहर खुद बता रहे कि इन लोगों को हम खुद भेजते हैं, इन नकली लोगों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए हमारी तारीफ कीजिए, और क्योंकि ये मार्केट में अच्छा वीडियो डालना चाहते हैं। और कई बार हम क्रिटिक करते हैं, हम ऐसे क्रिटिक्स को ढूंढते हैं। मतलब कभी ये भी होता है ना कि नहीं, हमको आम ऑडियंस का नहीं, हम तो ये देखना चाहिए क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, मीडिया के लोग क्या बोल रहे हैं, या सोशल मीडिया में क्रिटिक्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं। उसमें भी ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जो तारीफ करें। तो करण जौहर कहते हैं कि हम ऐसे क्रिटिक्स को ढूंढते हैं जिन्हें फिल्म पसंद आई और जिन्होंने फिल्म को 5 स्टार की रेटिंग दी। अब देखिए, क्रिटिक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस का हो सकता है, बहुत नामी हो सकता है, बहुत अनुभवी हो सकता है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है, करण जौहर और उनके जैसे लोगों को, कि भाई 5 स्टार कौन दे रहा है, किसने 5 स्टार, ढूंढो जरा सोशल मीडिया में डाल के या वेबसाइट्स पे डाल के कि 5 स्टार किसने दिए, क्योंकि वेबसाइट अब कोई भी बना सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट किसी का भी। तो हम ऐसे क्रिटिक्स को ढूंढते हैं जिन्हें फिल्म पसंद आई, जिन्होंने फिल्म को 5 स्टार की रेटिंग दी। फिर हम उन लोगों की रेटिंग का एक बड़ा पोस्टर बनवाते हैं,
कई बार आपने देखा होगा फ्राइडे को फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और सुबह सुबह अखबारों में या सोशल मीडिया में आपको फिल्म का पोस्टर दिखता है, बिल्कुल एकदम सितारों से सजा हुआ, और फिर उसके नीचे कई बार पब्लिकेशंस के नाम होते हैं, कई बार वेबसाइट्स के नाम होते हैं, कई बार किसी इंडिविजुअल के नाम होते हैं जो क्रिटिक होता है। तो ऐसे क्रिटिक्स को ढूंढा जाता है जो मैक्सिमम रेटिंग दे रहा है 5 जैसी। तो फिर हम उन लोगों की रेटिंग का एक बड़ा पोस्टर बनवाते हैं। उनमें से कुछ क्रिटिक्स तो ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद अपना नाम नहीं सुना, मतलब आप देखिए वो यहाँ मजाक भी कर रहे हैं। भाई एक किसी को हम रैंडमली किसी को, भाई तेरे को कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, तुझे हम भी नहीं जानते और शायद तुझे भी नहीं पता कि तू क्रिटिक है, चल हम तुझे बना देते हैं, और पोस्टर पे उसका नाम देकर और उसके नाम के साथ 4 स्टार 5 स्टार जो भी रेटिंग दिए चिपका देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो वो भी आदमी एकदम चौड़ा हो जाता है, मेरा नाम जो है करण जौहर की या XYZ इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इसकी फिल्म के पोस्टर पे है, तो उसके लिए क्या होता है, अगली बार फिर मैं करूंगा तो अगली बार फिर मेरा नाम आएगा। वो धीरे धीरे चस्का लग जाता है, वो चस्का इसी तरीके से लगाया जाता है। तो फिर वो फिल्म का रिव्यू थोड़ी करता है आने वाले समय में, फिर वो यही देखता है कि मेरा नाम किस पोस्टर पे छपेगा, मुझे कौन से प्रोडक्शन हाउस से फिर बुलावा आएगा, फिर वो बहुत तरह की चीजें इस तरह से शुरू हो जाती। तो वो डिफरेंट चीज है। इसके बाद करण ने कहा कि सिर्फ हम ही जानते हैं हमने उन क्रिटिक्स को कहां से ढूंढा। दरअसल ये ढूंढा नहीं होता है, बहुत सारा बॉलीवुड में इस तरह का भी मामला है कि ढूंढो मत, खुद ही बना दो। ये जो इन्फ्लुएंसर्स की बहुत बड़ी फौज दिखाई देती है, जिनसे अब हमने पिछले 2-1 साल में इन लोगों के पंगे भी देखे हैं, कभी उनको फोटो खिंचाने का लालच, कभी कुछ और चीजें, उस पर मैं अभी नहीं आ रहा हूं, लेकिन वो मैनेज किया जाए। बनाओ भाई, चलो एक काम करो, जैसे मैंने कहा ना, एक आदमी को ढूंढा, अच्छा 5 स्टार, अगली बार फिर 5 स्टार, चल भाई तेरा नाम देंगे पोस्टर पे। तो हम सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमने उन क्रिटिक्स को कहां से ढूंढा। हम आखिर तक हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि फिल्म लोगों तक पहुंचे, ये बात ठीक है। जब कोई फिल्म एवरेज होती है तो हम उसे हिट बताते हैं। अब आप करण जौहर की फिल्मोग्राफी निकाल के देख लीजिएगा, उनके धर्मा प्रोडक्शंस की, तो जब कोई फिल्म एवरेज होती है उसे हिट बताते हैं। एक प्रोड्यूसर का काम किसी फिल्म की रिलीज से शुरू हो जाता है। अगर फिल्म अच्छी चल रही है तो हम बैठकर कहते हैं कि मुझे कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिल्म नहीं चल रही होती तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है और आपको उसका ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। तो अब ये देखिए क्या है मामला कि बॉलीवुड की वर्किंग कभी भी ऐसी नहीं थी। पहले ये होता था, जब फिल्म आने वाली होती थी तो उसका बाकायदा प्रचार प्रसार खूब होता था, मीडिया को बुलाया जाता था, पत्रकारों से बातचीत होती थी, उनको अच्छे इंटरव्यू दिए जाते थे, उनको पब्लिसिटी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता था कि जिससे वो अपने अखबारों में या अपने वेबसाइट पर या टेलीविजन चैनल्स में उनका इस्तेमाल करें, इंटरव्यू या जो भी चीजें होती थी, और फिर वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचती थी। मगर अब वो चलन, अब तो एकदम सोशल मीडिया आ गया और चीजें बहुत तेज है, तो आपको पहले ही दिन पता चल जाता है कि क्या स्थिति फिल्म की, किस तरह के रिव्यू आ रहे हैं। तो रिव्यू आ रहे हैं तो रिव्यू मैनेज कर लिए। अब फिल्म नहीं चल रही, रिव्यू रेटिंग भी बहुत अच्छी नहीं आ रही, तो एक साइड तो आपने मैनेज किया लोगों को, चलो भाई 5 स्टार वाले ढूंढो, 4 वाले ढूंढो। उसके बाद फिर ये होता है कि अच्छा नहीं चल रही है तो चलो अब इंटरव्यू देना शुरू करते हैं। उसमें भी कुछ खास गिने चुने लोग जो होते हैं, जो चमचे टाइप होते हैं, जो इनको लगता है जिनको हम आराम से मैनेज कर लेंगे, फिर उन लोगों को बुलाया जाता है। और अगर फिल्म चल पड़ी तब तो ये खुद ही अपना विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं, फिर तो इनको देखने की जरूरत नहीं। तो इनको उस फिल्म के लिए ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। और करण ने अभी सुनिए, मतलब बड़ी सारी चीजें उन्होंने इस बातचीत में कहा कि कई बार हम जो 4 लाइन्स लिखते हैं फिल्म की तारीफ में, सारे क्रिटिक वही लाइन लिख देते हैं, इससे हम पकड़े जाते हैं कि रिव्यू नकली है और फिर हमें वहां भी क्रिएटिव होना पड़ता है। ये एक और चीज देखिए, आप देखते होंगे सोशल मीडिया में जब फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म की तारीफ में जो है कुछ लाइनें लिखी, 3-4 लाइनें, अब वो जिन लोगों के द्वारा पोस्ट कराई जाती हैं, जिसमें सो कॉल्ड क्रिटिक भी होते हैं, सो कॉल्ड वो लोग भी होते हैं जो पैसा लेकर ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया में लिखते हैं, सबको भेज दिया जाता है। अब ये कहा जाता है भाई थोड़ा इसको अपना भी दिमाग लगा लेना, पर दिमाग लगा रहे होते तो फिर ये सारे काम थोड़ी करते। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसा आया वैसे ही आगे बढ़ा देते हैं, वैसे ही चिपका देते। फिर आप देखते हैं कि सैकड़ों ट्वीट जो है वो एक जैसे, एक ही भाषा, तो ये पकड़ में आ जाती चोरी, कह रहे इनको तो दिया गया था और कहा गया था कह रहे आप लोग इसे ट्वीट कर दीजिए। तो इस तरह से जो है इन लोगों की चोरी जो है पकड़ी जाती है। तो इस तरह की चीजें देखिए, करण जौहर ने इन सारी चीजों का खुलासा किया। तो अब वो ये नहीं कह सकते कि हम मैनेज नहीं करते हैं। मगर हॉलीवुड में क्या होता है, जब आप यहां से अपनी फिल्म को ऑस्कर में ले जाते हैं तब क्या होता है, तब वो यहाँ तब तो वो चीजें काम नहीं करती। और जैसे मैंने कहा कि उसका तो अपना खर्च भी बहुत बड़ा है। और बॉलीवुड का जो ये जो एक तरीके का जो पेड रिव्यूज वाला जो मामला है, एक बहुत गंदे खेल में बदल चुका है पिछले कुछ सालों में। और हमने लास्ट ईयर भी इस बारे में बात की थी, आपको याद होगा, पिछले साल मार्च में अल जजीरा की एक रिपोर्ट छपी थी, तो मैंने भी बात की थी और उज्जवल त्रिवेदी जी ने, हम लोगों ने उनके चैनल पे भी बात की थी, मेरे यहाँ भी, कि किस तरह से अल जजीरा की रिपोर्ट में
तमाम नामों का भी खुलासा हुआ था। जो मीडिया हाउसेज हैं, जो मीडिया हाउसेज में छपने वाले रिव्यू हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ट्रेड के लोग हैं, बाकायदा सबके नाम और रेट कार्ड साथ सामने आ गए थे। तो ये एक बहुत ही गंदा गेम है, मगर ये गेम जो है सिर्फ यही चल पाता है जब आपको ऑस्कर का मौका मिलता है कि आप चलिए ऑस्कर में अपनी फिल्म ले जाइए, तो वहां फिर ये सारी चीजें नहीं चलती। मतलब मामला ये हुआ कि भाई आप अपनी गली में ही शेर हैं। जहां वास्तव में शेर होने की जरूरत पड़ती है, वहां जो है आपका जो है मामला नहीं चलता है और न चला है। अब करण जौहर ने ये जिस तरह की फिल्में बनाई और खुद ही कह चुके हैं कि फ्लॉप फिल्मों को एवरेज बताने के लिए हम ये सारा तामझाम फैलाते हैं, उसके लिए न केवल स्ट्रगल कर रहे हैं बल्कि एक तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं पूरी। तो ऑस्कर में तो आप ये नहीं कर सके, ऑस्कर का तो वहां क्राइटेरिया ही अलग है। वहां उस पर भी मैं आऊंगा कि वहां क्या चीजें होती है। तो ये वहां जाके फेल हो गए, बावजूद इसके कि आपकी फिल्म अच्छी थी। उसके फेल होने के कुछ अलग कारण है, उस पर भी हम आते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अब जो होता है ऑस्कर में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब वहां, क्योंकि यहाँ तो आप रुपए में खर्च करते हैं, वहां तो आपको डॉलर में खर्च करने हैं, और डॉलर का हाल आजकल, अब रुपए का हाल डॉलर के सामने जान ही रहे हैं, 91 92 के बीच में पहुंच चुका है। तो वहां पे आपको अगर अपनी फिल्म का कैंपेन करना हो तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। मतलब वहां का $1 बराबर यहाँ का 90 प्लस मान लीजिए चलिए। तो स्थिति बड़ी वो विकट हो जाती है। और यहाँ हमने ये भी देखा है कि 1.5-2 साल हो रहा है करण जौहर की जो धर्मा प्रोडक्शंस है वो भी आधा बिक गया। अभी क्या कीजिएगा, मतलब वो जो हालत है करण जौहर की कंपनी का, आई थिंक करीब 2000 करोड़ रुपए का जो है वो वैल्यूएशन किया गया था, और आधार पूना वाला को उन्होंने 50% का स्टेक बेचा 1000 करोड़ रुपए। अब उतना पैसा जो है आने के बाद भी, जब इनकी लेटेस्ट बैलेंस शीट आई थी अभी जो मीडिया में भी आई, तो अक्टूबर 2024 में इन्होंने बेची थी हिस्सेदारी। और जो इस साल जो आंकड़ा आया 24 वाला वित्त वर्ष का इनके, तो इनका जो रेवेन्यू था वो 50% गिरकर 512 करोड़ रुपए रह गया, मतलब 24 का जो लास्ट आया। और मुनाफा जो है 94% घट के 59 लाख रुपए रह गए। मतलब एक कंपनी जो हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की जो मालिक है, जो उसका रेवेन्यू है, उसका साल भर में प्रॉफिट होता है, 2024 का आंकड़ा जो मीडिया में है, उसका प्रॉफिट आया सिर्फ 59 लाख रुपए। तो सोच लीजिए कि ये क्या स्थिति है। तो खैर, अब ये इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, और क्योंकि किस तरह की फिल्में करण जौहर बनाते हैं वो हम सभी जानते हैं। अब जहां तक ऑस्कर की बात है, तो ऑस्कर में जो अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से चीजें निकल के आई। अब इसमें यह होता है, एक तो आप वहां जब आपकी फिल्म गई है तो आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगी, और एक स्क्रीनिंग से, यहाँ जैसा नहीं कि मुंबई में आपने एक स्क्रीनिंग कर दी और मीडिया के तमाम लोगों को बुला के एक बार में आपने फिल्म दिखा दी। कुछ फेवरेट होते हैं उनके लिए एक आध पहले से और कर लेते हैं, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे। वहां ऐसा नहीं, वहां तो आपको अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग लोगों के लिए, क्रिटिक्स के लिए आपको प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी है। तो कई सारी स्क्रीनिंग होती है। फिर इसके अलावा वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना है, अखबारों में, मैगजीन्स में। फिर आपको प्राइवेट इवेंट्स करना है, लोगों को बुलाना है, मीडिया को बुलाना है, लॉबिंग करनी है। जैसी लॉबिंग यहाँ जो इन्होंने कहा ना कि हम तो मैनेज कर लेते हैं, ये मैनेज करना ही दरअसल लॉबिंग है, कि प्लीज आप हमारी फिल्म को जो है वोट दीजिएगा बेस्ट फिल्म के लिए, जो भी है। और उसके अलावा आपको बहुत सारी जर्नी करना पड़ेगी। अब इतना सारा काम जब वहां पे करना पड़ेगा, तो ये कोई आराम से तो हो नहीं जाएगा जैसे यहाँ पे आप कर लेते हैं। तो ये जिसमें स्क्रीनिंग, विज्ञापन, प्राइवेट इवेंट्स, लॉबिंग, जर्नी, ये सारी चीज करना। और ऐसा भी नहीं कि एक आदमी और 2 आदमी के जाने से काम चलेगा, और उसमें आपको पूरी एक टीम चाहिए, कम से कम 10-12 लोग चाहिए। और फिर उसके बाद वहां आप जिन लोगों को हायर करेंगे वो लोग चाहिए। कुल मिलाकर जो होता है ये बहुत ही मोटा मामला हो जाता है, ये आसान नहीं है किसी के लिए भी। तो अब जब इतना कुछ होता है, तो एग्जाम्पल यहां पर जो मेरे सामने आया, RRR, इस फिल्म को एक ऑस्कर मिला था। नाटू नाटू गाने के लिए। तो RRR फिल्म से जुड़ी हुई जो खबर है, उनके ऑस्कर के कैंपेन के ऊपर 80 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आप सोचिए, 80 करोड़ रुपीस। तो 80 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और अगर होम बाउंड के बारे में ही माना जा रहा है कि भाई अब उस बात को तो हो गया 2 साल 3 साल, RRR के लिए, RRR के बाद में होम बाउंड के लिए खर्च जो है करीब 100 करोड़ रुपए आता। यानी कि करण जौहर अगर इस फिल्म को लेकर वहां पूरी ताकत से प्रचार भी करते, तो 100 करोड़ रुपए का खर्चा आना ही आना था। तो ये बहुत बड़ी बात, 100 करोड़ तो इनकी फिल्म का बजट नहीं है, लगभग इसकी चौथाई बजट में बनी हुई फिल्म है ये। अब इस 4 गुना जब आपको खर्च करना है, और ये तो ठीक है, जो बेसिक प्रचार होता है, मतलब आपको एंट्री डालनी है,
बेसिक थोड़ा सा, तो उसमें ही 15-20 लाख रुपए लग गए हैं, और जब आपका नॉमिनेशन हो गया है तो फिर तो करोड़ों में। तो अब ये क्या है, वहां पर लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं खुद तो जाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर फिल्मों के साथ जुड़ने के लिए इनको स्पॉन्सर मिलते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों के शुरू में पार्टनर आते हैं, मीडिया पार्टनर के रूप में आता है, फिल्म एसोसिएट के रूप में आते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो इन फिल्मों से जुड़ जाते हैं। तो वहां भी इस तरह के स्पॉन्सर उनको मिलते हैं, प्राइवेट फंडिंग हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। और इंटरनेशनली भी होती है, क्योंकि वहां बहुत सारे देशों के लोग आते हैं और वो वहां अच्छी फिल्मों के लिए भी आते हैं। उन्हें लगता है कि चलो हम अपने देश में ये फिल्म ले जाएंगे और दिखाएंगे, तो वो लोग भी फंड करते हैं। अगर एक फिल्म बड़ी होगी, अगर वो ऑस्कर जीतेगी या ऑस्कर के टॉप 5 में भी पहुंचेगी, तो अपने देश में ले जाकर दिखाना उसको जो है, तो जो फाइनेंस करेगा, जो फंड करेगा, उसको फायदा तो मिलता ही। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा खर्चीला मामला जो है, ये लगभग 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा बैठता। अब जब ये फिल्म टॉप 15 में आ गई थी, उसके बाद से हमने करण जौहर के कई इंटरव्यू वगैरह भी पढ़े, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाँ, ये बात सही है कि कैंपेन जो है बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इस कैंपेन को करते हैं तो ये खर्चीला तो है ही है, और ये कोई मनी मेकिंग एक्सरसाइज भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप खर्चा कर रहे हैं और वहां से आपको कुछ रिटर्न भी आ रहा है, आपको वहां पर सिर्फ वो ट्रॉफी मिलने वाली है। और उसके बाद में फिर अगर जो आपके सौदे होंगे या जो दूसरे स्पॉन्सर के साथ में, या जो विदेशी जो आपको मार्केट मिलेगा, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन पहले तो ये जाना ही जाना मामला है। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अभी यहाँ पे कि वी आर डूइंग होम बाउंड, और उन्होंने कहा कि मैंने आर पूनावाला से इस बारे में बात की थी, वो हमारी फिल्म सिलेक्ट हो गई है, तो उन्होंने कहा था कि आधा हिस्सा तो उन्होंने ही खरीद लिया ना, 50% का मालिक है वो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है भाई, आप ऑस्कर के लिए कैंपेन करें, जो भी लगता है, पैसे की चिंता ना करें, क्योंकि इससे यह है कि भाई एक मौका मिला है आपको, और अगर आपकी फिल्म इसमें बढ़िया कर जाती है, निकल जाती है टॉप 5 में या जीत जाती है, तो आपकी ब्रांडिंग कितनी मजबूत होगी। और आधार पूनावाला तो ये फिल्म बिजनेस के आदमी नहीं है, इनका दूसरा पूरा बिजनेस अलग है, दवाइयों का और बाकी सारी चीजें। तो उनको एक नाम के रूप में भी मिलता, उनकी कंपनीज जो है उनकी ब्रांडिंग होती, धर्मा प्रोडक्शंस की इंटरनेशनली ब्रांडिंग होती। जैसे आज RRR के बाद में राजा मौली साहब का ये हाल है कि हॉलीवुड के कई एक्टर्स कह चुके हैं कि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। अगर करण जौहर की ये फिल्म अगर वहां आगे बढ़ती और जीत जाती मान लीजिए, तो करण जौहर को कितना फायदा होता। इंटरनेशनली कंपनीज उनके साथ कोलैबोरेट करती कि हम धर्मा प्रोडक्शंस के साथ मिलकर फिल्म बनाना चाहते हैं, आपके लिए इंटरनेशनली दरवाजे खुल जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो खैर, इससे पहले मतलब ये जो नतीजा आया था, उससे पहले उन्होंने कहा था कि वी आर डूइंग होम बाउंड। आई टोल्ड हिम, मतलब आधार पूनावाला को, दैट डूइंग एन ऑस्कर कैंपेन विल कॉस्ट मनी एंड समटाइम्स इट इज बॉटमलेस पिट। मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब अंधेरी, मतलब एक अंधा गड्ढा है समझ लीजिए, बस पैसा डालना है। कई बार ये भी स्थिति हो सकती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी एंड वेदर यू विल इवन मेक इट टू द शॉर्ट लिस्ट ऑफ 15 एंड देन 5। इट इज एन अपहिल टास्क, बिल्कुल एकदम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई जैसा मामला है। 15 में पहुंचे, 5 में पहुंचे, उसके आगे क्या, तो पता कुछ नहीं कि नतीजा क्या आएगा। 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है वो। और उन्होंने कहा कि यू हैव टू एम्प्लॉय पब्लिसिस्ट एंड ट्रेवल एंड मेक नॉइस एंड डू मीडिया अब्रॉड एंड स्क्रीनिंग अब्रॉड। वही जो बातें मैंने आपको बताई कि पब्लिसिटी, ट्रेवल, शोज, वहां के मीडिया में खर्च करना, फिर आपको लगातार घूमना एक से दूसरे शहर, फिर आपको होटल भी चाहिए वहां पे, और अच्छे होटल में रुकेंगे। But Adar said, Karan, this is a great opportunity and a great film. Let's do everything in our capacity. Let's not think of profit and loss on this one. Let's think of passion over any monetary benefit. तो आधार पूनावाला ने तो उन्हें अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी कि भाई जो कुछ भी खर्चा होता है कर दो, ये एक अच्छा मौका है। पर अब ये दुर्भाग्य की बात है कि ये फिल्म जो है टॉप 5 में भी नहीं पहुंच सकी। और मुझे लगता है जितने भी सिनेमा लवर्स हैं, बात इसमें लैंग्वेज से भी या इंडस्ट्री से भी हटकर ऊपर चली जाती है कि एक अच्छी फिल्म जो है वो अगर आगे बढ़ती तो उससे बहुत कुछ बदलता है। ये बात तो सही चीज है। तो ये चीज हुई। अब जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि जब भारत सरकार ऑस्कर के लिए किसी फिल्म को भेजती है, अपने यहाँ से फंड देती है उसको एक, लेकिन अब यहाँ तो इसमें मैंने कहा कि यहाँ जो खबरें बता रही कि 80 करोड़ तो RRR को लग गए थे, और अब आज की तारीख में अगर करण जौहर करने जाते हैं होम बाउंड को, 100 करोड़ रुपए लगता है। भारत सरकार जो है अपनी तरफ से जो आधिकारिक एंट्री होती है उसके लिए प्रचार खर्च के रूप में अमाउंट देती है। अब अमाउंट देती है, आप उसको जैसे मैंने कहा शुरू में कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब जहां 100 करोड़ खर्च होने हैं, वहां सरकार क्या देती? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रमोशन फंड के तहत ऐसी फिल्मों को 50 लाख से अधिकतम 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मतलब जिस फिल्म को आप ऑस्कर में भेज रहे हैं उसके प्रमोशन के लिए सरकार जो देती है वो ये अमाउंट है, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। हालांकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है उसमें 1 करोड़ रुपए बताया जाता है, लेकिन अब आप सोचिए जहां 100 करोड़ खर्च होना हो वहां आपको 1 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो आपको 99 करोड़ तो मैनेज करना ही पड़ेंगे। तो अब वो कैसे होगा? और ये फंड हालांकि अभी शुरू हुआ है, ऐसा ये हमेशा से नहीं था। 2016 में जो है इन फिल्मों को जो ऑस्कर में भेजी जाती है उनको प्रमोट करने के लिए वो देने की शुरुआत हुई है। तो कुल मिला के ये कि मतलब आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि ठीक है, काफी है, इससे कुछ काम चल जाएगा। दरअसल जहां 100 करोड़ लगना है वहां 1 करोड़ से कुछ भी काम नहीं चलेगा आपका। ये है मतलब अब शायद हो सकता है आना जाना हो जाए, होटल वगैरह में रहना हो जाए, बहुत अगर एक छोटी सी टीम आपके पास है, क्योंकि वहां एक दिन तो होगा नहीं, वहां आपको कम से कम 1 महीना तो आपको चाहिए और लोग करते हैं। तो ये स्थिति है। तो अब करण जौहर की तस्वीर यही मेरे सामने निकल के आई कि देखिए आपने अच्छी फिल्म बना ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके इरादे क्या होते हैं? बात वही होती है कि आप किस इरादे से मीडिया को देखते हैं, किस इरादे से रिव्यूज को देखते हैं। तो आप यहां तो उस चीज को मैनेज करते हुए आपने मीडिया को भी खत्म कर दिया, रिव्यूअर्स को भी खत्म कर दिया, चीजों को मैनेज करने के नाम पे जो है अपनी मनमानी चलाई, लोगों की हंसी उड़ाया, अरे मीडिया क्या है, रिव्यूअर क्या है, हम तो स्टार्स खरीद लेते हैं। तो ये है, लेकिन जहां मौका आया वहां भी फिर आप जो है वो कुछ नहीं कर पाते। इससे दरअसल मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति है। आज जो फिल्म रिव्यूअर्स हैं, आज जो फिल्म मीडिया है, उसको भी थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि उसने अपना क्या हाल बना लिया है। उसकी कोई ताकत नहीं रह गई, उसकी कोई से नहीं रह गई है। जबकि कहने को आपके पास जो है कि हम चीजों को एनालाइज करते हैं, हमारी जिम्मेदारी दर्शकों के प्रति है, जो कि सस्ते तो रह नहीं गए टिकट की। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी फिल्म को 5 स्टार दे दी और एक आदमी तुरंत जाके फिल्म देख लेता है। एवरेज से एवरेज जो है, अगर छोटे शहरों की भी बात कर लूं मैं, तो 200 से 300 रुपए तो एक टिकट या आने जाने में उससे खर्चा हो ही जाते हैं एक मेंबर के। और मेट्रो सिटीज का हाल तो ये कि 500-600 रुपए टिकट होते हैं मिनिमम मुंबई जैसे शहर में, और उसके बाद बाकी के खर्चे। तो होम बाउंड भले ही जगह नहीं बना पाई, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखिएगा। ये देखे जाने लायक फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है नीरज हेवान ने। आपने मसान देखी होगी उनकी, जिस फिल्म से उनको शोहरत मिली और पहचान मिली थी, और अगर वो नहीं देखी हो तो मैं वो भी कहूंगा कि आप उस फिल्म को भी देखें। तो करण जौहर, मतलब आप यही कह सकते हैं कि आपने जो चीजें इंडिया में की, आप और जो दावा करते रहे, जो हंसी उड़ाते रहे लोगों की, ऑस्कर ने एक तरीके से आपकी कलई भी खोल दी और आपको ये बता दिया कि आप कितने कमजोर हैं। वहां पर अपनी फिल्म को प्रमोट भी नहीं कर सके। एक और चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि इस फिल्म के वहां जो नहीं सिलेक्ट होने के जो कारण बताए जा रहे थे, उसमें एक और कारण था। उसमें वो कारण ये था कि फिल्म भले ही अच्छी हो, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ हम देखते हैं, चोरी का आरोप, ये बड़ा गंभीर, मतलब ये बड़ा दुख होता है कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बना ली, आपने सब अच्छा कर लिया, तारीफें पाली, फिर अचानक कहीं से निकल के आता है कि आपने मेरी कहानी चुरा ली, आपने मेरा आइडिया चुरा लिया। तो होम बाउंड के साथ भी ये हुआ था। मैं चलते चलते और हमारे साथी दर्शकों के कमेंट्स लेने से पहले मैं ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑस्कर में या जब भी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं और इतने सम्मान जहां मिलता है, वो ये भी देखते हैं कि भाई आपकी फिल्म से कोई विवाद तो नहीं जुड़ा हुआ है, और खास तौर पे इस तरह का विवाद। तो ये विवाद क्या था ये बताता हूं। एक ऑथर है पूजा चंगोईवाला, ये ऑथर है और इनकी किताब है, एक नॉवेल है जो 2021 में आया था। उस नॉवेल का नाम होम बाउंड है, और वो उन्हीं सारी चीजों से डील करता है, उसकी वही थीम है जो इस फिल्म होम बाउंड की है। तो एक खबर जो मैं डेक्कन क्रॉनिकल में पढ़ रहा था, एलिगेशंस ऑफ प्लेगरिज्म सरफेस व्हेन ऑथर पूजा चंगोईवाला क्लेम द फिल्म हैड अनलॉफुली बोरोड फ्रॉम हर 2021 नॉवेल ऑफ द सेम नेम। उसी नाम का उन्होंने नॉवेल लिखा था और वहां से ये फिल्म एक तरीके से उनके हिसाब से लिफ्ट कर ली गई। While the matter did not reach a legal conclusion, industry insiders note that the Academy, मतलब ऑस्कर Academy tends to be cautious about negative publicity। तो जो ऑस्कर जो है या जो Academy जो अवार्ड्स को देती है लॉस एंजल्स में, वो अभी भले ही ये मामला लीगल में है और चल रही हैं चीजें, वो लोग भी नजर रखते हैं कि आपने जो लेके आए हैं उसके आसपास क्या चल रहा है।
तो उनको कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती। कल को ये नहीं चाहिए कि आपने किसी एक फिल्म को अवार्ड दे दिया है और उसके बाद में ये बात निकल के आ रही कि जिस फिल्म को आपने अवार्ड दिया है उस पे इस तरह के आरोप लगे या अदालत में कोई चीज साबित हो गई। तो ये बात भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के नेगेटिव उसमें जो है जो मार्किंग होती है उसमें चली गई। तो ये एक जो है बड़ा दुखद पक्ष है दरअसल ये पूरे बॉलीवुड का। आप कुछ भी देख लीजिए अच्छी फिल्में और फिर कहीं ना कहीं से कोई निकल के आता है। बहुत बार ये झूठा भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जो दावा करने वाले लोग होते हैं हमेशा सच होते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप एक व्यक्ति जिसने होम बाउंड नाम से नॉवेल लिखा है वही थीम है, और जहां तक मैंने खबरें पढ़ी थी मुझे याद आ रहा है कि फिल्म के सेकंड हाफ के बारे में उन्होंने कहा था कि जिस तरह की घटनाएं, क्योंकि दो दोस्तों की कहानी है तो इनका जो नॉवेल जो पूजा है वो बता रही कि उसी पर बेस्ड वो कहानी लगती है। तो उस नॉवेल का जो खासतौर पे जो सेकंड हिस्सा जहां दोनों दोस्तों की जो बॉन्डिंग दिखाई और कोरोना में जिस तरह से वो लौट के आते हैं गुजरात के, आई थिंक सूरत बताया, सूरत से जब लौटते हैं यूपी में अपने गांव तो क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो ये आप अगर इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल भी जाएगा। और करण जौहर को लेके आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। उनकी जो भी फिलॉसफी वो हम सबके सामने है, वो कुछ छुपा कर नहीं रखते हैं। और होमबाउंड अगर आपने देखी हो तो जरूर लिखिएगा कि आपको वो फिल्म कैसी लगी। बाकी हम मिलते हैं फिर अगले किसी लाइव या वीडियो में। शुभ रात्रि, नमस्कार।